अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जिक रिनाइटिस। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी जो यानी कि लोकल लैंग्वेज में ना हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि जिस ना नज़ला ज़ुकाम के उस कंटेक्स्ट में होती अलहदा चीज़ है, लेकिन हम एक समझाने के लिए एक कॉमन जो लेमैन है ना, आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, या आम बंदा आया, तो उसको आप समझाने के लिए ये तो नहीं कहोगे कि यार एक एलर्जिक रिनाइटिस है। वो कहेगा पता नहीं क्या हो गया मुझे, और मज़ीद वो टेंशन में ना आ जाए। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए ये जो हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम वाली टर्म जो ली जाती है ना, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एलर्जिक रिनाइटिस होता क्या है? ठीक है, बेसिकली देखो बच्चे, आपकी जो नोज़ है ना उसमें होता है नेज़ल मिकोजा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब किसी भी वजह से ना, चाहे वो किसी एलर्जन की वजह से, ठीक है, या किसी और वजह से, उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहाँ पे फिर आपके जो एलर्जी के मार्कर है ना, जिस तरह हिस्टामीन और बाकी चीज़ वगैरह, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। वो जब रिलीज़ होते हैं तो वो अपने क्या शो करते हैं, साइन एंड सिम्टम शो करते हैं। जिस तरह आपको रेनी नोज़, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी नोज़ में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, खारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको छींकें, स्नीजिंग वो हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के आपको सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, और जब भी हिस्टामिन रिलीज़ होता है ना, तो ये आपकी बॉडी को ना थोड़ा सा, यानी कि ना जिस तरह फ्लू वाली सिम्टम्स नहीं होते, मतलब थकावट और इस तरह की आपको फीलिंग स्टार्ट होंगी। ठीक है, हाँ, सर में दर्द हो गया, बुखार वाली फीलिंग जो होती है ना, ये चीज़ें आपको स्टार्ट होती है। अब आपकी बुक में वो कहता है कि जो एलर्जिक रिनाइटिस है ना, ये बेसिकली जो आपका मिकोजा है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपको यानी कि स्नीजिंग होती है। ठीक है, साथ में क्या हो सकता है, आपकी यानी कि नोज़ में ईचिंग हो सकती है। ठीक है, रेनी नोज़, पानी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हैं कि वो नेज़ल कंजक्शन हो सकती है। ठीक है, नाक आपकी बंद टाइप जिस तरह नहीं होती, इस तरह होने लग जाएगी। ठीक है, अब ये होता कैसे, वो कहता है या तो ये किसी एलर्जन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एलर्जन में जिस तरह पोलन, ठीक है, डस्ट, ठीक है, या मतलब कोई और जिस मतलब जो इनहेल आप कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। ठीक है, और दूसरा वो कहता है कि आप ये यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। ठीक है, ये एलर्जी जिस तरह होती है ना, आपके माइस सेल रिलीज हुए हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, तब भी ये आपको हो सकता है। ठीक है, या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये वाले साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है, क्योंकि परफ्यूम में काफ़ी सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इवन कि मैं कल शौक रह गया, एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि कोई परफ्यूम होता है, उसमें एक ना स्पेसिफिक केमिकल होता है, मुझे नाम उसका याद नहीं है इस वक्त, उसकी वजह से ना मेल का जो हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरॉन, वो रिलीज नहीं होता। समझ आ रही है, मतलब इंसान में नामर्दगी पैदा होती है। ठीक है, तो फिर अगला वो क्वेश्चन करता है, जो मतलब पॉडकास्ट में दो लोग बैठे होते हैं ना, वो कहता है कि फीमेल पे भी कोई इफेक्ट करता नहीं, फीमेल में तो एंड्रोजन रिलीज होना होता, बल्कि उससे तो एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज होता है। देखो ना, अक्सर आपने मेल देखे होंगे जिनमें फीमेल के करेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये थी कि उनमें एंड्रोजन स्टार्ट हो जाता है, और अक्सर फीमेल में आपको मेल के करेक्टर मिलेंगे, मतलब उनके बाल आना और आवाज़ का भारी हो जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, और मेल में एंड्रोजन, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो परफ्यूम से भी हो सकता है, उसमें भी काफ़ी सारे क्या होते हैं, हर का तो नहीं कह सकते। ठीक है, जिसमें ये केमिकल, अब हो सकता है ये सब में हो केमिकल, क्योंकि मेरी कोई इतनी ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं है। ठीक है, ये तो बस वो बाई चांस एक वीडियो गुजरी, मैं वो मतलब सुन रहा था उसे, तो उसमें वो बताता है कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे थी बेसिकली ना। वो कहते हैं कि हम बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो परफ्यूम लगाते हैं, वो समझते हैं कि फ़ीमेल को हम अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो उनके साथ हो उलट रहा होता है। तो उसकी ये इन डेप्थ ये रीज़न थी। ठीक है, वैसे भी आपको पता ना, हम तो इस्लाम में ना, क्योंकि कोई भी परफ्यूम है उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल के बगैर कोई भी परफ्यूम नहीं बनता। तो इस्लाम में अल्कोहल हराम करार दी गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बहुत सारे जो उलमाए कराम है, वो इस चीज़ को सही नहीं समझते। ठीक है, हम इस बहस में नहीं जाते कि ये लगाना जायज़ है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने एक ममानियत करार दे दी है ना, तो तकवा यही कहता है। शरीयत में शायद उसकी इजाज़त हो, ठीक है, लेकिन तकवा यही कहता है कि आप उससे अवॉइड करो। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इतर यूज़ कर रहे होते हैं परफ्यूम की जगह। ठीक है, चलें, वो तो एक अलग वो हो गई। अच्छा, वो कहता है जैसे ही आपकी हिस्टामिन रिलीज़ होती है ना, तो ये क्या करती है, आपकी जो ब्रोंकाई है ना, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, तो सांस लेने में क्या हो रहा होता है,
मसला हो रहा होता है, ठीक है। और अडीमा का भी काज कर रही है और सेलुलर इन्फ्लिट्रेशन भी काज कर रही होती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एलर्जिक रेनाइटिस की एक हल्की सी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इसका हम ड्रग कौन कौन सी यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले ड्रग्स है बीटा एंड्रोजेनिक एगोनिस्ट, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था एस्थमा वगैरह में, ठीक है। दूसरे नंबर पे एंटी हिस्टामीन, ठीक है। तीसरे नंबर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये रिसेंटली हमने पढ़ा है। और चौथे नंबर पे है मोन्टिलोकास्ट, ये भी हमने रिसेंटली अस्थमा में पढ़ा था, ठीक है। हम ये बीटा एंड्रोजेनिक एगोनिस्ट देख लेते हैं, बीटा जेनिक एगोनिस्ट, ठीक है। और दूसरा है आपका एंटी हिस्टामीन, बीटा इसकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चे ये क्या करते हैं, ये ना आपकी जो आर्टरियोल्स होती हैं ना, छोटी नालियाँ होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये डायलेट कर देते हैं, ठीक है। और आपके जो एयरवेज हैं उनको भी ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो सांस लेने में मसला हो रहा होता है ना, वो नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इसलिए हम इसको दे रहे होते हैं। और दूसरा ये हम इसको ना कोई क्योंकि ये जो एलर्जिक रिनाइटिस है ना, ये कोई लंबी नहीं होती, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए आती है। और अगर आप परहेज़ और प्रॉपर चीज़ें कर रहे हो तो फिर आपको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि इसको हम ना शॉर्ट टाइम के लिए दे देते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं देते। अगर लॉन्ग टाइम के लिए दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी आखिर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि जो ये बीटाजेनिक एगोनिस्ट है नेजल फॉर्मेट शुड बी यूज नो लॉन्गर देन 3 days ड्यू टू द रिस्क ऑफ द रीबाउंड नेजल कंजक्शन, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे, तो इससे ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे आ जाता है आपका एंटी हिस्टामीन, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। एंटी जो हिस्टामीन होते हैं ना, ये आपको कॉमनली मिल जाते हैं सिट्रोजिन के नाम से, सिट्रोजिन, ठीक है। उसके डिफरेंट ब्रांड आते हैं, जाइटिक भी आता है, रिजेक्स भी आता है, ठीक है, इस तरह के नाम से आ रहे होते हैं, ठीक। इवन के वो जो एक इंजेक्शन नहीं होता एबल, ठीक है, टैबलेट भी होती है, ठीक है। और पहले आती थी वो जिस तरह डिस्प्रिन का पत्ता नहीं होता था, इस तरह आती थी, मुझे नाम उसका भूल गया है, छोटी सी टैबलेट होती थी, सिट्रोजिन फार्मूले में आती थी, नाम अब नहीं आती, वो पहले आती थी, ठीक है, पहले अक्सर यूज़ करते थे। अच्छा जो ये जो एंटी हिस्टामिन है ना जी, इसकी वैसे तो 2-3 क्लासेस हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है। जो सिट्रोजिन है ना, ठीक है, उसमें थोड़ी सी क्या होती है, गनूदगी होती है जब भी आप लोगे, क्योंकि हिस्टामिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम कर रहा था जो आपके ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है। तो जब आप लेते हो तो जाहिर सी बात है उसने तो ये नहीं करना कि कहाँ से ब्लॉक करना है और कहाँ से ब्लॉक नहीं करना, तो वो वहाँ से जब ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, फिर आपको गनूदगी वाली फीलिंग होगी, नींद वाली फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। अच्छा एंटी हिस्टामिन वो कहता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं हम इसको स्नीजिंग के लिए या रेनी नोज मतलब वाटरी उसके लिए, रिनोरिया के लिए, ठीक है। ये ब्लॉक करता है और आपके जो सिम्टम्स हैं ना उनको क्या कर रहा होता है, ये मास्क कर रहा होता है, ठीक है। सिम्टम्स में ये आपको स्नीजिंग है, इचिंग है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी रेनी नोज़ है तो वो भी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपका इसमें एंटी हिस्टामिन कर रही होती हैं।